नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सौदा आपका में आपका स्वागत है। सबसे पहले कमोडिटी मार्केट्स पर नजर। अमेरिका में आज फैक्ट्री ऑर्डर्स के आंकड़े जारी होने वाले हैं और इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव है। एसपीडीआर गोल्ड की होल्डिंग में भी गिरावट आई है और ये 715 टन के नीचे आ गई है। चांदी में भी कमजोर कारोबार हो रहा है। वहीं ओपेक की बैठक से पहले क्रूड भी दबाव में है। इस बीच एलएमई पर कॉपर का दाम $6,000 के भी नीचे आ गया है। घरेलू फैक्टर्स की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग ने इस हफ्ते के अंत तक मानसून को केरल पहुंचने की उम्मीद जताई है, लेकिन इससे पहले देश के कई इलाकों में प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में उत्तर भारत के दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। भारतीय बाजार की ओपनिंग होती हुई आपकी स्क्रीन पर आधे % के आसपास उछाल के साथ कच्चे तेल में शुरुआत होती हुई 3846 के लेवल्स पर यहां पे कामकाज हो रहा है। आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कच्चे तेल में इंटरनेशनल मार्केट्स में एक प्रेशर देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 1% के आसपास का डिक्लाइन था। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स में उन लेवल्स के आसपास ही कामकाज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कच्चा तेल वहां पर रिबाउंड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कंसर्न्स है, इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस माउंट हो रही है कि ओपेक कहीं ना कहीं शायद आउटपुट में इंक्रीज दे सकता है और एक पोटेंशियल राइज हो सकता है यूएस शेल गैस के प्रोडक्शन में। तो वो दिक्कतें सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी एनालिस्ट मानते हैं कि जो अच्छी रिफाइनरी की डिमांड इस समय देखने को मिल रही है, उसके चलते प्राइस फॉल्स भी आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे इस समय। लेकिन इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कॉशियस हैं। ध्यान रखें, ओपेक की ऑल इंपॉर्टेंट मीट फ्राइडे को होने वाली है, वियना में ये बैठक होने वाली है। और अब मैं आपको रीजन बताता हूं बाजार क्यों मान रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा है ईरान और इराक दोनों पोस्चर कर रहे हैं कि 2015 में हायर एक्सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे, तो कहा जा रहा है कि शायद अनचेंज स्ट्रैटेजी स्टेटस को मेंटेन करेगा ओपेक। ऐसा नहीं है। अब ज्यादातर लोग मानने लगे हैं कि इफेक्टिवली शायद प्रोडक्शन को लिफ्ट किया जा सकता है। और ध्यान रखें, जिस तरह से कच्चा तेल अपने लो लेवल से रिकवरी दिखा रहा है, कहा जा रहा है यूएस शेल गैस के जो प्रोड्यूसर्स हैं, शेल ऑयल के प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी अपने आप को पोजिशन कर रहे हैं। रिजम्पशन होना चाहिए उनका आउटपुट का इस आने वाले साल में। तो ये सब दिक्कतों की बात है, इसलिए कच्चे तेल को लेकर ओपेक की बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। इस बीच नेचुरल गैस देख लीजिए किस तरह की ओपनिंग हो रही है। कच्चा तेल तो आधे % की मजबूती दिखा रहा है। नेचुरल गैस इंटरनेशनल मार्केट में एकदम फ्लैट, भारतीय बाजारों में भी एकदम सपाट हल्के लाल निशान के साथ 20 पैसे की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई। बुलियन मार्केट की तरफ मूव करिए, वहां पे किस तरह का ट्रेड देखने को मिल रहा है। एकदम स्थिर, वही $1188 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में कामकाज है। भारतीय बाजारों में भी स्थिरता के साथ कामकाज, हल्का प्रेशर, ₹50 के आसपास ही कमजोरी के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। 1190 आउंस के आसपास पिछले कुछ दिनों से सोने में हमने देखा बिल्डअप के बाद खड़ा हुआ है। उन्हीं लेवल्स के आसपास लिटिल चेंज करने से बहुत ज्यादा बदलाव उन लेवल से इस समय देखने को नहीं मिल रहा है। कल क्या हुआ था? कल याद रखें, सोने में कल हमने देखा था इंटरडे में पहले तो एक तगड़ा उछाल आता हुआ नजर आया। इनिशियल गेन्स क्यों आए थे? क्योंकि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग के यूएस में आंकड़े आए थे, उसमें एक अनएक्सपेक्टेड अप्रैल के महीने का फॉल सामने आया था, दिक्कतें सामने आई थी। उसके बाद हमने देखा सोने में उछाल, लेकिन सोने का उछाल खत्म होता हुआ नजर आया। ऊपर ही इस तरह से प्रेशर देखने को मिला जब अमेरिका में यूएस मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी के आंकड़े आए, जहां पे देखने को मिला पिकअप है। 7 मंथ्स के हाईज पे वो यूएस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पहुंची। साथ साथ जो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन के आंकड़े आए थे स्पेंडिंग के, वो भी 6.5 साल के हाईज पे थे। इन आंकड़ों को देखने के बाद डॉलर में मजबूती आना शुरू हुई और उसके बाद हमने देखा सोने का प्रेशर बढ़ता हुआ। ऑब्वियसली अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, होप्स बिल्टअप हो रही हैं फेड के मूवमेंट को लेकर, तो सोने के लिए दिक्कत की बात है और इसलिए बहुत स्थिर इस समय कामकाज हो रहा है कल के वोलेटाइल सेशन के बाद। चांदी में भी हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में एकदम फ्लैट टू माइल्डली पॉजिटिव। भारतीय बाजारों में भी सिमिलर मैग्नीट्यूड के गेन्स है। मैं 34-35 रुपए के आसपास के अपटिक्स हैं। बेस मेटल्स की तरफ मूव करिए, वहां पे किस तरह का मोमेंटम है। कल आपको याद होगा चाइना फैक्टर प्ले अप कर रहा था, तो बेस मेटल्स में शुरुआती टिक्स तो मजबूती के साथ थे। कॉपर आज भी 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ ₹1 ऊपर। निकेल में 1/3% का दबाव है, ₹3.10 नीचे कमोडिटी खुलती हुई ₹827.10 पे शुरुआती टिक्स आते हुए। एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं 1/4% की मजबूती है, 25 पैसे ऊपर ₹111.25 के लेवल्स पर यहां पर शुरुआती ट्रेड्स है। लेड में 1/4% के आसपास की बढ़त है, 30 पैसे ऊपर एक कमोडिटी खुलती हुई ₹123.35 पे। और जिंक फाइनली आपकी स्क्रीन पर 1/4% की बढ़त यहां पर भी। तो कल का जो पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट था, मोमेंटम था, वो आज कंटिन्यू होता हुआ आपको नजर आएगा ज्यादातर कमोडिटीज में, निकेल को अगर छोड़ दें। एग्री कमोडिटीज की तरफ मूव करिए, जहां पे सबकी नजरें हैं मॉनसून पर।
ओरिजिनल स्केड्यूल डेट से डिलेज हैं, ऑनसेट डेट से डिले हैं, लेकिन प्री मानसून शार्स जैसे हमने हाईलाइट करा कई जगह देखने को मिल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होगा मानसून का प्रोग्रेस। सोयाबीन आपकी स्क्रीन पर ₹8 के आसपास का दबाव, 39.89 के लेवल्स। मस्टर्ड सीड में ₹5 की कमजोरी, 42.78 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड्स। करीब करीब प्रेशर के साथ ही आमतौर पर ज्यादातर एग्री कमोडिटीज खुलती हुई। चना आपकी स्क्रीन पर ₹80 नीचे, तो ऑलमोस्ट 0.2% के आसपास की कमजोरी यहां पर है। वीट में ऑलमोस्ट ½ % का दबाव, ₹7 नीचे कमोडिटी खुलती हुई। जीरा में 1% का दबाव है, ₹190 नीचे, 17,760 के लेवल्स पर शुरुआती टिक साधते हुए। और इस बीच रुपए पे नजर डालिए, 63.70 पे कल की क्लोजिंग हुई थी, 63.73, तो कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही कामकाज होता हुआ महज 3 पैसे के आसपास की कमजोरी है। और रुपये में एकदम शांत ट्रेड इसीलिए में है क्योंकि सब वो कीनली वेट कर रहे हैं। ध्यान रखें, अब से मेरे ख्याल से 1 घंटा भी नहीं बचा है, 55 मिनट बाद आरबीआई की वो क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला है। ज्यादातर लोग मान रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती शायद हो सकती है। खैर, उस पर डिटेल में आगे इस सेगमेंट के बाद चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय कमोडिटी मार्केट्स पर वापस लौटते हैं। कमोडिटी मार्केट्स बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस समय आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव। रविंद्र, हाय, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले सोने और चांदी, कल वोलेटाइल सेशन था, डेटा पॉइंट्स मिक्स थे यूएस में, शायद इसलिए वोलेटाइलिटी आती हुई, लेकिन अब इन लेवल्स के आसपास ही जो $1175-1180 के आसपास के लेवल्स पर, या 1190 कह लीजिए, इन लेवल्स के आसपास जो सोना अटका हुआ है, क्या लग रहा है सर, क्या करना चाहिए और आज के ट्रेड में क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी। मुझे लगता है कि सोने में एक प्रेशर बना रहेगा क्योंकि कल जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए थे वो काफी पॉजिटिव थे और अभी मार्केट्स थोड़ा सा नॉन फार्म पेरोल्स की तरफ एक फोकस करेगा, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि एक प्रेशर बना रहेगा। एमसीएक्स की अगर हम बात करें तो एमसीएक्स में 26,000 अराउंड 26,800 780 to 800 तक आता है तो एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। नीचे मुझे लगता है कि 26,580 तक के टारगेट्स पॉसिबल है आज के लिए। इन दैट सिनेरियो 26,900 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, वैसे इनफैक्ट जैसे हम भी हाईलाइट कर रहे थे, आंकड़े बेहद मजबूत हैं। 7 महीने के हाईस पे यूएस मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े पहुंचते हुए आपको नजर आएंगे। कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग 6.5 साल के हाईस पे पहुंचता हुआ, तो इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स। और सोने पे रविंद्र मानते हैं प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ। सेल के रिकमेंडेशन लेवल्स आपकी स्क्रीन से फिर से आएंगे। कच्चा तेल और नेचुरल गैस, रविंद्र, इन दोनों में क्या रणनीति होगी? क्योंकि अब तो मैं सुन रहा था और पढ़ रहा था कि ओपेक की जो आने वाली बैठक है उसमें शायद प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी जा सकती है। क्या वाकई स्ट्रीट ऐसा मान के चल रही है? प्रोडक्शन बढ़ाने का तो मुझे लगता है कि चांसेस बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी सप्लाईज 80 ईयर्स के हाइस पे है। हाँ। और अभी ये लेवल्स पे मुझे लगता है, जैसे आपने एकदम राइटली पॉइंट आउट किया कि 62 के लेवल पे अगर स्टेबलाइज होता है मार्केट, तो शेल ऑयल के जो ऑफलाइन प्रोड्यूसर्स है जो ऑफलाइन चले गए हैं, तो दे विल स्टार्ट कमिंग बैक। तो ये भी एक सप्लाई को एडिशन हो जाएगा। प्लस ईरान का भी न्यूज है कि वहां से भी सप्लाई से बढ़ने की उम्मीद है अगर उनका सैंक्शंस निकाल देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन कट भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि ओपेक विल बी अ नॉन इवेंट, लेकिन स्टिल इट विल बी अ इम्पोर्टेंट मार्केट मूवर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसमें से कुछ निकल के आएगा। बट ओवरऑल क्रूड के लिए एक सेंटीमेंट पॉजिटिव बना रहेगा और क्रूड में मुझे लगता है कि ऊपर में $61 से $62 तक की पॉसिबिलिटी है। नीचे में अगर एमसीएक्स की बात करें तो नीचे में अराउंड 3780 के आसपास बाइंग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस अराउंड 3720 को आना चाहिए और ऊपर मुझे लगता है 3900-950 तक के प्राइस पॉसिबल। अच्छा रविंद्र, रुपए में क्या करेंगे? क्रेडिट पॉलिसी से पहले क्या प्राइस इन कर रहा है करेंसी मार्केट और आप किस तरह की चाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? अब तो इस समय तो मेरे ख्याल से 4-5 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया कामकाज कर रहा है कल के क्लोजिंग लेवल से। जी, एक्सपेक्टेशंस तो है कि 25 बेसिस पॉइंट कट होगा, लेकिन स्टिल देयर इज अनदर सेट ऑफ पीपल हु आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ अ कट, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ अभी भी उतना पेस नहीं पकड़ा है। तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड मूव रहेगा क्रेडिट पॉलिसी तक, और अगर इसमें कट नहीं आता है तो मुझे लगता है कि रुपये फिर से 64 के लेवल्स के ऊपर चला जाएगा। तो वी हैव टू वेट फॉर द आउटकम, और तब तक मुझे लगता है कि एक 10 से 20 पैसे के रेंज में ट्रेड करेगा। ओके रविंद्र, चलिए बहुत धन्यवाद सुबह सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। रविंद्र की पूरी स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर, लेकिन चलिए जानकारों को एग्री कमोडिटीज में भी कमाई के मौके दिख रहे हैं। देश के कई इलाकों में प्री मानसून बारिश होने से मार्केट के डायनामिक्स बदल गए हैं। एंजल कमोडिटीज के मुताबिक एनसीडीएक्स पर चने में 4,810 रुपए पर बिकवाली करें। नीचे में भाव आपको 4,725 रुपए तक मिल सकता है। इस ट्रेड में आपको 48-45 के लेवल्स के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी मेंथा तेल है। एमसीएक्स पर इसमें 983 के लेवल्स पर आप खरीदारी करें, बाय इनिशिएट करें, 1005 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें और इस ट्रेड में 968 के लेवल्स के आसपास स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें।
चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद सौदा आपका और हमारे तमाम गेस्ट जुड़ेंगे हमारे साथ। उनसे पहले मार्केट्स में चेक लेंगे, क्रेडिट पॉलिसी से पहले कैसी चाल रह सकती है मार्केट्स की, और साथ साथ आपकी जो तमाम क्वेरीज हैं उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए। ध्यान रखें, ऑल इंपॉर्टेंट क्रेडिट पॉलिसी का दिन है। अब से 50 मिनट बाद क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला है और उससे पहले इंडियन मार्केट्स में वीकनेस के साथ कामकाज हो रहा है। कल भी हमने देखा था अनवाइंडिंग हुई थी फ्राइडे के अच्छे मूव्स के बाद, और आज भी वो प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ ऐसे ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले। आधे % के आसपास का दबाव सेंसेक्स में, सिमिलर मैग्नीट्यूड का फॉल आपको निफ्टी में नजर आएगा। सेंसेक्स 115 अंक की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, निफ्टी ऑलमोस्ट 35-37 अंक का दबाव। 8400 के नीचे इस समय 8395 के लेवल्स के आसपास ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट दिन के लोज के आसपास ही कामकाज हो रहा है। तो क्रेडिट पॉलिसी में स्ट्रेंथ के साथ ही इनफैक्ट वीकनेस के साथ हम अप्रोच कर रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में प्रेशर था। फ्राइडे को मेरे ख्याल से 1.5% के आसपास का बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मूव आया था। कल अनवाइंडिंग का प्रेशर झेला बैंक निफ्टी ने, और आज भी एकदम ठंडा कामकाज, हल्की कमजोरी के साथ म्यूटेड कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी के बाद मेरे ख्याल से आप ब्रॉडर मार्केट में नजर लीजिए, उसमें भी दबाव है। मिड कैप्स में 1/3 से ऑलमोस्ट आधे % की कमजोरी, स्मॉल कैप्स में 1/3% के आसपास का दबाव है। मार्केट ब्रेथ इसीलिए वीकिश साइड में ही है। हर 3 बढ़ने वालों के सामने मेरे ख्याल से 2 बढ़ने वालों के सामने 3 स्टॉक्स हैं जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो 5 में से 3 स्टॉक्स कमजोर हैं, तो वो ब्रॉडली इंडिकेट कर रहा है कि वीकनेस परसिस्ट करती हुई। मेरे ख्याल से अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टरल पॉकेट्स आज वीकनेस के साथ कामकाज कर रही हैं। सिर्फ फार्मा जहां पे एक सिग्निफिकेंट प्रेशर था कल सन फार्मा के दबाव के चलते, आज कंसोलिडेशन दिखा रहा है, कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास कामकाज हो रहा है। अदरवाइज बाकी सेक्टरल पॉकेट्स में वीकनेस ही है। मेटल्स, एफएमसीजी, कुछ दो स्पेसिफिक पॉकेट जहां पे प्रेशर आपको ज्यादा नजर आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर रखें, खासतौर पर बैंक्स पर नजर रखें। बैंक निफ्टी अब ऑलमोस्ट फ्लैटिश जोन की तरफ मूव करता हुआ, लेकिन स्टॉक्स कौन से हुए, खासतौर पर दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स। अच्छा, कल से जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं उस पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड डायनामिक्स हैं। वो उसमें खास तौर पे जो 2 व्हीलर के आंकड़े आ रहे हैं उसमें लगातार म्यूटेड या कमजोरी के साथ ही हम आंकड़े देख रहे हैं मई के बिक्री के, और 2 व्हीलर बिक्री ज्यादातर रूरल डिमांड इंफ्यूज रहती है, फोकस रहता है। वहां पे वीकनेस दिखा रही है कि रूरल साइड ऑफ इंडिया में वाकई इस समय प्रेशर देखने को मिल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प केस इन पॉइंट है, जहां पे बेहद कमजोर आंकड़े देखने को मिले हैं। रन रेट काफी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ इस कंपनी के, जो मंथली बिक्री के आंकड़े होते हैं उसका 2.5% से ज्यादा की कमजोरी है। आईटीसी जहां पे फिर से वही दबाव सिगरेट सेल्स को लेकर, लूज सिगरेट्स को बैन लगा दिया है महाराष्ट्र ने। इंपॉर्टेंट है, इनके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 7-8% के आसपास की सेल्स इस ज्योग्राफी से आती है, और यहां पे ऑब्वियसली प्रेशर झेल रहा है वो काउंटर 2-2.5%, और ये बैन आज से इंप्लीमेंट हो चुका है। पीएसयू बैंक्स में प्रेशर है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। कोल इंडिया में दबाव है। ये कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिनमें हम देख रहे हैं प्रेशर एस्केलेट होता हुआ इस समय। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड ल्यूपिन 1% के आसपास पॉजिटिव गेन है। मेरे ख्याल से निफ्टी के टॉप गेनर्स ल्यूपिन और भारतीय एयरटेल ही है इस समय, 1% के आसपास का पॉजिटिव मूव है। टाटा मोटर्स पॉजिटिव साइड में मूवमेंट दिखाता हुआ, हालांकि नंबर्स कल जो आए थे बिक्री के कमजोर थे, लेकिन उसमें डोमेस्टिक डिमांड में कुछ रिवाइवल, कुछ इंप्रूवमेंट के संकेत एक बार देखने को मिले अशोक लेलैंड के स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद, तो वो एक इंकरेजिंग साइन है, और इसीलिए आप देख रहे हैं दिन के हाईज के आसपास ही काउंटर इस समय कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए, सौदा आपका में आपके तमाम शेयरों पर सलाह देने के लिए आज हमारे साथ होंगे manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और साथ साथ ईस्टर्न फाइनेंशियल्स के राजेश अग्रवाल। आप दोनों का ही स्वागत है। राजेश, क्विकली सबसे पहले आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 25 बेसिस पॉइंट्स या फिर स्टेटस के हो, किस तरफ पलड़ा भारी है? देखिए, बाजार जिस तरीका से एक्सपेक्ट कर रहा है वो तो एक कट की एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो जिस तरीका के आंकड़े आए हैं उससे मुझे लगता है कि इस बार स्टेटस को ही मेंटेन होगा। अगर स्टेटस को मेंटेन होता है तो मुझे कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी, लेकिन बाजार के सेंटीमेंट को देखते हुए 25 बेसिस पॉइंट कट भी आ सकता है। तो मैं कहूंगा 50-50 के रेशियो में चांसेस बन गए हैं कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। लेट्स वेट फॉर 1 आवर एंड सी। मानस, पिछली बार जब दरों में कटौती हुई थी तो मार्केट्स मुझे याद है टप आउट कर गए थे, तगड़ा प्रेशर उसी दिन देखने को मिला था। 25 बेसिस पॉइंट्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, ज्यादा से ज्यादा वो आएगा तो वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। और उसके अलावा जैसे राजेश हाईलाइट करें, शायद आउटसाइड चांसेस ही सही, एक स्टेटस के या फिर दरों में कोई बदलाव नहीं हो तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आने वाला है। पॉलिसी का कोई भी आउटकम एक्सपेक्ट करूं क्या मार्केट फिर से टप आउट कर सकते हैं? चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, चांसेस काफी ज्यादा है कि निफ्टी में एक डीप कट देखने को मिलेगा, और उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि जो वीकली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है उसके नेकलाइन को निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, जिसका वैल्यू 8510 है।
और मेरा मानना है जब तक इस नेकलाइन के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं होता है तब तक ये शंका बनी रहेगी कि एक डीप कट निफ्टी में आएगा। तो बिल्कुल अगर कोई भी निगेटिव न्यूज मार्केट के लिए आता है तो वो सेंटीमेंट काफी खराब करेगा और जो फॉल आएगा, जो कट आएगा, वो काफी शार्प होगा। तो मेरे हिसाब से कॉशियस रहना चाहिए और अगर आपके पास लॉन्ग ट्रेड है तो अपने उसमें स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं। अगर इंटरडे की बात करिए तो मैं समझता हूँ 8350 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए अगर आप लॉन्ग हैं। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शॉर्ट पोजीशन करंट लेवल्स पे भी ले सकते हैं, बट अपना स्टॉप लॉस जरूर 8510 के ऊपर लगाएं शॉर्ट पोजीशन के लिए। बैंक निफ्टी माइनस, वहां पे क्या रणनीति होगी? उसमें भी सिमिलर मैग्नीट्यूड का फॉल या दबाव ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, या कुछ आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद करूं? बिल्कुल देखिए 2 दिन पहले ही करीब 18,700 के स्तर ब्रेक हुए थे, उसके ऊपर बैंक निफ्टी गया तो था, बट पिछले 2 दिनों में उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। मैं समझता हूं कि जो दबाव बना हुआ है, जो डाउन ट्रेंड बना हुआ है बैंक निफ्टी में, वो आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेगा। और अब अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो 18,900 के आसपास है। जब तक बैंक निफ्टी 18,900 के ऊपर क्लोज ना हो तब तक लॉन्ग ना बनाए। जहां तक बात डाउन साइड की है, मैं समझता हूं एटलीस्ट 18,100 18,000 तक के स्तर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए आप दोनों हमारे साथ बन रही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, आपकी स्क्रीन पे टॉप बैंड पे चल भी रहा है, कल सौदा आपका मैं भोपाल स्पेशल है। तो जो हमारे तमाम भोपाल के दर्शक हैं, हमने हमारे टोल फ्री नंबर, हमारे SMS नंबर्स पे अपनी क्वेरीज भेजें। कोशिश करेंगे कल ज्यादा से ज्यादा आप सबकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे सौदा आपका भोपाल स्पेशल में। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपकी तमाम क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे मानस और राजेश के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और कमजोरी के साथ कामकाज, आधे % के आसपास की कमजोरी, 123 अंक नीचे सेंसेक्स, 37 अंक नीचे निफ्टी, 8396 के लेवल्स पर कामकाज होता हुआ। लेकिन चलिए सबसे पहले हमारे दर्शक की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ आप मंडी से शशि जी जुड़ रहे हैं। शशि जी हाय, पूछे अपना सवाल। हेलो। हाँ जी शशि सर, पूछे अपना सवाल। सर मेरे पास PNB के हैं 100 शेयर 145.50। ओके। और मेरे पास SBI है 50 शेयर 281.5। 281, तो ठीक है, 2-3 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। शशि पहले ये बताएं, जो आपने दोनों स्टॉक्स लिए हैं ट्रेडिंग के माइंडसेट से लिए थे, छोटी अवधि के लिए लिए थे? छोटी के लिए। PNB मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, पर SBI छोटी अवधि के लिए लिया है। मानस क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक्स में, खासतौर पे SBI जहां पे इनका शॉर्ट टर्म का व्यू है? देखिए जिस तरह के बैंकिंग स्टॉक्स का रुख है, स्पेशली जो PSU बैंकिंग स्टॉक्स का रुख है, वो निगेटिव है। इसलिए मैं पहली चीज तो उनको सजेस्ट करूंगा कि SBI में अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि RBI पॉलिसी है, स्टॉक वोलेटाइल हो सकता है, इसलिए 274 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। अगर स्टॉक 274 के नीचे जाएगा तो कम से कम हमें 255 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, तो वहां बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए। और कोई भी अपमूव 282 के ऊपर ही आएगा, 282 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो वहां से कम 15 से 20 रुपए का अपमूव देखने को मिल सकता है SBI में। जहां तक बात PNB की है, अगर इनका नजरिया बड़ा है, अगर 1 से 1.5 साल रुक सकते हैं तब तो ये निवेश अच्छा रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि आने वाला 1 से 1.5 साल बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बेहतर रहेगा, और ऑलरेडी ये PSU स्टॉक्स बिक चुके हैं, तो अच्छे लेवल्स हैं जहां पर निवेश करना चाहिए स्टॉक्स में, तो यहां पर बने रहे। अगर ये चाहें तो अपना स्टॉप लॉस 140 रुपए के नीचे रखें। ओके, तो शशि जी PNB में क्योंकि आपका टाइम होराइजन लंबा है, लंबी अवधि के लिए आप रखे हुए हैं, तो इस काउंटर को रखे रहें, होल्ड करें। SBI में जो मानस स्टॉप लॉस हाईलाइट कर रहे थे क्रेडिट पॉलिसी से पहले, प्लीज उनको फॉलो करें। पटना से राकेश कुमार जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राकेश जी हाय, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। सर जस्ट डायल था 100 शेयर 1150 के रेट में, अभी हाल फिलहाल खरीदारी हुई है? 2 महीने पहले। ओके, और लंबी अवधि का नजरिया है सर?
नए रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए खरीदारी की थे। रिजल्ट तो फिर भी ठीक थे, लेकिन स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम नहीं आया है। राजेश जी, जस्ट डायल मेरे ख्याल से सबका पसंदीदा शेयर था। आईपीओ के बाद तगड़ा पैसा बना के इस कंपनी ने दिया भी है, पर अपने रीसेंट हाई से तो 40% के आसपास अगर मैं सही हूं तो मोटा मोटी करेक्शन आ चुका है। रिजल्ट्स ठीक थे, उसके बाद भी बहुत ज्यादा स्टॉक प्राइस में मूवमेंट नहीं। 2 दिन बाद बायबैक पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है। इनके लिए क्या सलाह होगी? इनकी बाइंग के आसपास ये काउंटर इस समय कामकाज कर रहा है 20-25 रुपए अंदर। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो इनका नजरिया छोटी अवधि का, इसलिए मैं समझता हूं कि इसे पहले मौके पे निकल जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे थे, यह बात आपकी अपनी जगह सही है, लेकिन वैल्यूएशंस फंडामेंटली स्ट्रेच हो चुके हैं। आफ्टर 40% करेक्शन जो कि आप बता रहे हैं ऊपर से हुआ है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे थोड़ा महंगा है ये शेयर। लंबी अवधि में 1.5 साल अगर कोई रखता है तो हो सकता है कि अच्छे रिटर्न है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि बड़ी मूवमेंट नहीं आ सकती, आने थोड़ी दिक्कत की बात है। निकल जाए तो बेहतर होगा। तो राकेश जी, छोटी अवधि का नजरिया है, जस्ट डायल के वैल्यूएशन को लेकर वैसे ही कंसर्न है। अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी स्टॉक मोमेंटम में नहीं आ पा रहा है, वीकनेस है, और इससे बेहतर इसलिए बेहतर होगा इस काउंटर से आप इस समय निकल जाएं। जालंधर से परवीन कुमार जी जुड़ा है हमारे साथ। परवीन जी आए, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी सर। सर मेरे पास रोल्टा के है, रोल्टा का शो शेयर है। हाँ। 140 के हिसाब से। प्रेशर में ये स्टॉक। प्रवीण जी ये बताएं, सर मैं लंबी अवधि के हिसाब से लिया था? शॉर्ट टर्म के लिए लिया था सर, इंट्राडे के हिसाब से। और जब लिया था गिरावट आई थी, जब अपने हाइस को छूने के बाद, तब से आपने इसमें खरीदारी करने की कोशिश करी थी? यस सर, यस सर। मानस, क्या करना चाहिए? रोल्टा में फंस गए, और रोल्टा को तो लेकर तमाम दिक्कतें सामने आई चुकी हैं, खबरें आई हैं, मैनेजमेंट डिनाई कर रहा है, लेकिन स्टॉक तो अपने रिसेंट हाई से तगड़ा प्रेशर दिखा चुका है। इनकी बाइंग 140-150 की है, इनके लिए कोई रणनीति, कोई सलाह? देखिए, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो वीक है, बट अगर आप लोअर लेवल्स पे देखिए तो ऐसा लगता है कि करीब करीब 100 रुपीज के आसपास सपोर्ट है। तो अगर ये करीब 2-3 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं तब तो बने रहें, लेकिन अगर इनका ये 1-2 मंथ तक होल्ड नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से निकलना बेहतर आइडिया होगा, क्योंकि जिस तरह के इंट्राडे चार्ट डेवलप हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ी गिरावट और बढ़ेगी, स्टॉक कम से कम 110 तक के स्तर छू सकता है। बट उसके नीचे अगर आप देखें तो 100 रुपए के आसपास बहुत सपोर्ट है। तो ट्रेडिंग का नजरिया, इसलिए मैं समझता हूँ इनको निकलना चाहिए करेंट लेवल्स पे। ओके, तो ट्रेडिंग का माइंडसेट है तो निकलने की सलाह बेहतर है, यहाँ से स्टॉक से आप निकल जाएं। प्रेशर तो वैसे ही तगड़ा झेल रहा है, अपने कुछ समय में 40-50% नीचे आ चुका है। चलिए, हमारे साथ मानस और राजेश दोनों बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी जो आपकी क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। अब से थोड़ी ही देर में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन करेंगे क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। आवास पोल में 70% बैंकर्स को 4.5% दरों घटने की पूरी उम्मीद। आरबीआई पॉलिसी से पहले बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 150 अंक तक टूटा, निफ्टी में आधे % की गिरावट, मिड कैप शेयर भी आधा % फिसले। एफएमसीजी, मेटल और एनर्जी शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव। अप्रैल में कोर सेक्टर की ग्रोथ घटकर हुई -0.4%, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में सुधार। एचएसबीसी पीएमआई बढ़कर 4 महीने के ऊपरी स्तर पर। अदानी एंटरप्राइजेस की रिस्ट्रक्चरिंग से पहले आज जून और जुलाई के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे एक्सपायर। शेयरधारकों को अदानी पोर्ट, अदानी पावर और अदानी ट्रांसमिशन के शेयर मिलेंगे। आज से महाराष्ट्र में नहीं बिकेगी खुली सिगरेट, महाराष्ट्र सरकार ने खुदरा सिगरेट पर लगाया बैन। और रिलायंस इंडस्ट्रीज और पायनियर ने अमेरिकी शेल गैस पाइपलाइन में बेची पूरी हिस्सेदारी। हिस्सा बेचकर कंपनी ने $1 अरब से ज्यादा कमाए। और सबको इंतजार है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का, जैसे हम हेडलाइन में हाईलाइट भी कर रहे थे। 70% बैंकर्स मानते हैं 1/4% के आसपास का कट आ सकता है। प्रोज और कॉन्स ध्यान रखें, राजेश हाईलाइट कर रहे थे कि आउटसाइड चांस है कि स्टेटस क्यू या फिर दरों में कोई बदलाव ना हो, क्योंकि इस बार की पॉलिसी में असमंजसता है। प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपको नजर आएंगे। रेट कट के लिए जीडीपी मिक्स है, कोर सेक्टर के आंकड़े जो कल आए थे बेहद कमजोर डिप देखने को मिल रहे हैं। बैंक्स के एनपीएज आप देखिए हालात कितने कमजोर है, उससे पिक्चर पता चलती है। कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स जिस तरह के आए हैं, अभी भी हालात ऑन ग्राउंड सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई है, और ये सब हाईलाइट करते हैं कि अभी भी इकोनॉमी में वीकनेस परसिस्ट कर रही है।
ग्रोथ को एक पुश देने की जरूरत है। लेकिन वहीं ध्यान रखें, बिलो एवरेज मॉनसून का एक डर, मॉनसून में जो डिलेज हो रहे हैं उसका एक अतिरिक्त डर लगातार बनता हुआ, रुपए में जो कमजोरी आई है, इससे पहले पॉलिसी थी 7 अप्रैल को, वहां से रुपया अब 2% तक कमजोर हो चुका है। ब्रेंट क्रूड पिछली पॉलिसी जब आई थी 7 अप्रैल की, तब से लेकर अब तक 10% के आसपास का उछाल कच्चे तेल की कीमतों में आ चुका है। और फेड धीरे धीरे करके शायद जल्दी नॉर्मलाइजेशन करेगा अपने रेट्स के, यानी कि दरों में बढ़ोतरी करता हुआ नजर आएगा। तो दोनों तरह के प्रोज एंड कॉन्स वे करते हुए इस टाइम पॉलिसी में। लेकिन जो चेकलिस्ट दी थी गवर्नर साहब ने पिछली बार पॉलिसी के एंड में, उस चेकलिस्ट में ज्यादातर पैरामीटर्स पे टिक आपको नजर आएगा। वो आगे शेयर करूंगा वो चेकलिस्ट क्या थी और कैसे टिक्स नजर आएंगे आपको, वो सब देखते हुए लग रहा है शायद 1/4 के आसपास की एक चांस बन रही है। और इसीलिए कंसेंसस या कह रहे हैं ओवरवेलमिंग कंसेंसस जो है वो 1/4% के कट के आसपास है। लेकिन आइए देखते हैं बाजार के दिग्गजों को आज आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से क्या उम्मीदें हैं। Let's see how market reacts whether or not there is an interest rate cut. And if markets don't go up after interest rate cut, then surely that will be a sign of weakness. My personal feeling is Mr. Rajan is unpredictable. I don't know what he will do, but market is expecting a rate cut. At least all the analysts are. मुझे लगता है कि डायरेक्शनल वाइज रेट तो कम होने ही है, बिकॉज पूरी दुनिया में डिफ्लेशन चल रहा है, पूरी दुनिया में 0% इन्फ्लेशन चल रहा है, पूरी दुनिया में 0% लगभग 0% इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंडिया एक अलग से चलेगा और इंडिया का इन्फ्लेशन एकदम अलग से चलेगा विज़-विज़ द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है रेट तो घटना चाहिए पक्का। Mr. Rajan is very well qualified to make movements, but I think he should send a message to the market that because the fiscal deficit is coming under control, because oil price is under control, that he is willing to let loose and reduce the interest rates in the economy. It would be a huge psychological boost for the market. No, I am not expecting a 50 basis point. I am saying they should. My should can be, I want hundreds of things. I don't think that he has demonstrated that much aggression so far, but he should cut. तो बाजार के ज्यादातर दिग्गज जानकार मानते हैं कि शायद आरबीआई आज मूव करेगी। 1/4 बेसिस पॉइंट्स की 1/4% की कटौती तो शायद ऑलरेडी डिस्काउंटेड भी है मार्केट में, और इसी कारण शायद क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कुछ डिलीवर हाईली अनलाइकली कि गवर्नर साहब कर पाएंगे, इसीलिए स्टॉक मार्केट लगातार अब प्रेशर झेलता हुआ, इनफैक्ट अब पॉलिसी जैसे जैसे पास आ रही है प्रेशर और एग्रीवेट होता हुआ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। 2/3% की अब कमजोरी है। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी 0.4% निफ्टी और सेंसेक्स में दबाव था, इस समय 0.65% के आसपास ही कमजोरी है। तो तगड़ा प्रेशर अब बिल्डअप होता हुआ। सेंसेक्स 175-177 अंक नीचे है, निफ्टी में 55 अंक की कमजोरी, 83-78 के लेवल्स के आसपास निफ्टी समय कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी जो रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, फिर से 1/3% का दबाव है। मिड कैप्स में 1/3% की कमजोरी है। मार्केट ब्रेथ थोड़ा सा और वीकेंड होता हुआ आपको नजर आएगा। अब तो हर एक बढ़ने वाले के सामने 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लगातार अपडेट देते रहेंगे आपको, लेकिन चलिए रुक करते हैं, दर्शक हमारा वेट कर रहे हैं। अमरेली से अनिल पटेल जी हैं लाइन पे। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाय, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर। सर मेरे पास जैन इरिगेशन है 3065 में खरीदा हुआ है। हाल फिलहाल ही खरीदा है? 65 में हाल फिलहाल में खरीदा है सर। अच्छा नहीं, और दूसरा है पूर्वांकरा प्रोजेक्ट। पूर्वांकरा, ठीक है। हाँ, वो है 79 पर। पूर्वांकरा 70। अच्छा, ये दोनों स्टॉक आपने लंबी अवधि के लिहाज से लिए हैं सर? ना, टूकी अवधि, छोटी अवधि ट्रेडिंग के लिहाज से लिए थे। मानस क्या करना चाहिए? पूर्वांकरा 79 की बाइंग है, 71 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से दूसरा स्टॉक इनका जैन इरिगेशन है, जो इनकी बाइंग के आसपास ही कामकाज कर रहा है 65 रुपए के। दोनों में ट्रेडिंग के लिहाज से चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? कितना समय और क्या लेवल्स देखें? देखिए, जहां तक बात जैन इरिगेशन की है, एक चीज काफी क्लियर है कि 69 के आसपास बहुत रेजिस्टेंस है स्टॉक में। और जब तक ये लेवल्स बीच नहीं होंगे तब तक स्टॉक में अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन तो ये है कि पहला काम इनको करना है 63.50 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर वो ब्रेक होंगे तो गिरावट बढ़ेगी। जहां तक बात अपसाइड की है, 69 के लेवल्स बीच हो जाएंगे तो बिल्कुल एक रैली बनती है उस केस में, और पॉसिबल है स्टॉक 75 तक के स्तर दिखाए। दूसरा स्टॉक इन्होंने पूर्वांकरा बताया था, लेकिन पूर्वांकरा में देखिए ये है कि काफी साइडवेज मूव देखा जा रहा है। करीब करीब 2-3 मंथ हो गए हैं स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाए। 80 रुपीज वैल्यू है 200 डे मूविंग एवरेज का, और जब तक इसके ऊपर निकलेगा नहीं कोई मेजर अपमूव नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम पैटर्न देखते हैं, जब हम बेस देखते हैं वीकली और मंथली चार्ट पे, तो ऐसा लगता है कि यहां से खोने को भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 65 और 64 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो मैं समझता हूं कि बने रहे यहां पर और 64 का स्टॉप लॉस रखें। अगर स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज
एवरेज जो कि 80 रुपए के आसपास है उसके ऊपर जाएगा तो डिसेंट अप मूव देखने को मिलेगा और उसके इसमें स्टॉक 94-95 के स्तर छू सकता है। ओके, चलिए अगला एसएमएस है हमारे पास सूरत से। शीतल शाह जी का सवाल है सुजलॉन को लेकर। 50,000 शेयर इनके पास 25 के लेवल्स पर है। इनसे बातचीत तो हो नहीं पाई शीतल जी से, तो एज्यूम कर रहा हूं लंबी अवधि के निवेशक हैं ये। राजेश, क्या करना चाहिए? सुजलॉन कई लोगों के पास है, जिस तरह का पैसा इन्फ्यूजन हुआ है, बड़े नाम आए थे, उसके बाद से अच्छे मूव्स के बाद ये स्टॉक एकदम ठंडा पड़ गया है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? लंबी अवधि के लिहाज से अभी भी अट्रैक्टिव नजर आता है क्योंकि बड़ी एमएनए की खबरें आती हैं स्पेस में अब तो अभी भी। देखिए आशीष, मैंने कई बार आपके चैनल पे भी ये कहा है कि ये ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें एक लंबी अवधि का नजरिया लिया जाए, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आप देखें तो 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जिसमें 8,000-9,000 करोड़ का सालाना नुकसान ये कंपनी उठाती है। सही कहा आपने, कुछ बड़े नाम जुड़े हैं, कुछ पैसा इन्फ्यूजन हुआ है। अब उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उन्होंने क्या सोचकर पैसे डाले हैं, वो वही जाने। उस पर हमारा कमेंट करना थोड़ा दिक्कत की बात है। लेकिन फंडामेंटली मुझे ऐसा कोई भी रीजन नजर नहीं आता जो स्टॉक में बना रह जाए। पहला काम ये करना चाहिए कि स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर होगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जिट करना एक बेहतर रणनीति होगी। लंबी अवधि के लिहाज से इस समय कॉल लेना गलत होगा। सुजलॉन इस समय 24 के आसपास ट्रेड करे तो आपको बहुत ज्यादा शायद नुकसान भी नहीं हो रहा है। 25 के आसपास की अगर मैं सही हूं तो आपकी बाइंग थी, तो एग्जिट कर लें इस काउंटर से। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लेंगे शेयरों पर फटाफट सलाह। जल्दी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी ध्यान के 11 बजे आने वाली, तो उसके बाद लेने का मौका नहीं मिलेगा। फटाफट शेयरों पर सलाह देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए मानस जायसवाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। मानस हमारे साथ बने हुए। हमारे डायरेक्टर साहब ने मेरे ख्याल से हमें 4 मिनट का ही समय दिया, तो मानस शुरू करते हैं। तमाम क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश जल्द से जल्द। ग्वालियर से जीतू तिवारी जी का सवाल। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 110 शेयर 1,000 रुपए पे बाइंग हुई है। मानस बने रहे। मैं समझता हूं कि 750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड अगर 850 860 के ऊपर जाएगा तो एक डिसेंट अप मूव देखने को मिलेगा और उसके इसमें 1010 जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है वो टेस्ट हो सकता है। ओके, बैंगलोर से प्रवीण आर्चीज लिया है इन्होंने। 1700 शेयर है, 22 रुपए 75 पैसे की बाइंग हुई है। कोई भी रैली आती है जहां स्टॉक 22 रुपए 23 रुपए के आसपास है तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। गाजियाबाद से अरुण कुमार, केसी इंटरनेशनल 100 शेयर 80 की बाइंग। बने रहे केसी इंटरनेशनल में। मैं समझता हूं कि 108 का अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो अपसाइड शायद 134 135 के साथ देखने को मिलेंगे। ग्वालियर से विकास जलान, टालब्रोस 200 शेयर 66 की बाइंग। देखिए टालब्रोस ऑटो में मैं समझता हूं कि बने रहना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 120 125 के आसपास दिखता है, तो बने रहे। अपना स्टॉप लॉस 120 के नीचे रखें। पुणे से डीबी अग्रवाल, पीएनबी गिल्ड्स हैं, 146 शेयर्स हैं इनके पास, 22 रुपीज की बाइंग है। मानस लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बड़ा स्टॉक है। मैं समझता हूं बने रहना चाहिए। अपना स्टॉप लॉस 200 डे मूविंग एवरेज जो 28 रुपए है उसके नीचे रखें। अपसाइड पोटेंशियल करीब 37 38 तक का है जो कि 2 से 3 मंथ में आ सकता है। जयपुर से महेश गुप्ता जी का सवाल। रिलायंस पावर 150 शेयर 250 की बाइंग। कोई भी बाउंस बैक मिलता है तो मैं समझता हूं उसको बेचना चाहिए। लोअर टॉप लोअर बॉटम क्लियरली दिखते हैं तो यहां से निकल जाना चाहिए। इस पैसे को किसी अच्छे बैंकिंग स्टॉक्स में लगाना चाहिए। फरीदाबाद से कपिल खुराना, तिलक नगर इंडस्ट्रीज है इनके पास, 500 शेयर 40 की बाइंग। मैं समझता हूं तिलक नगर इंडस्ट्रीज में करंट लेवल्स पे निकलना चाहिए क्योंकि जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं मैं समझता हूं डाउन साइड करीब 18 या 17 रुपए के साथ देखे जा सकते हैं। मानस इस समय रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरे ख्याल से अरुण जेटली कहीं पे बोल रहे हैं। क्विकली रुक करते हैं वहां पर। My initial target is that all schools, particularly where the girl child goes, by June, that is this month, we should have 100% male toilets.
It has been included as a part of the CSR program. A lot of incentives in our fiscal policy have also been announced. And from school children to college children to corporates to social organizations to other conscious NGOs, residents organizations have all adopted this program in a very big way. And I'm delighted that your company has adopted it as one of its programs of joining with the community. With 1,000 stores and almost opening. चलिए, क्रेडिट पॉलिसी का समय होने वाला है। मेरे ख्याल से महज 15 मिनट बचे हुए हैं बाय मंथली जो पॉलिसी आती है उसके। एक्सपेक्टेशंस 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती और बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ जो हम पोल कर रहे थे उसमें ज्यादातर लोग मानते हैं 25 बेसिस पॉइंट्स, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं वो शायद डिस्काउंटेड है। स्टॉक्स पे एक्शन देख लीजिए, हीरो मोटोकॉर्प, आईटीसी ये इस समय 2 से 2.5% का दबाव झेलते हुए आपको नजर आएंगे। बैंक निफ्टी आधे % के आसपास की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज कर रहा है। निफ्टी के 50 शेयरों में मेरे ख्याल से महज 7 या 8 शेयर इस समय हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं, जिसमें नोटेबल मूवर्स तो सिर्फ 3 ही हैं, भारती, जी एंटरटेनमेंट और ल्यूपिन, जो 1% है उससे पॉजिटिव साइड में मूव दिखा रहे हैं। अदरवाइज फ्लैटिश रुझान ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो 50 शेयरों में सिर्फ 5 शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, उनमें से 3 नोटवर्दी मूवर्स, बाकी 45 स्टॉक्स इस समय आपको लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो लार्ज कैप्स में अब इस समय प्रेशर क्रीप इन होता हुआ। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे ख्याल से मानस से इजाजत लेने का समय आ चुका है। मानस, बहुत बहुत धन्यवाद सिंधी सिवास के लिए आज वक्त निकालने के लिए। तमाम स्टॉक्स मार्केट्स पे आपसे कॉल लिया था, कोई डिस्क्लोजर सर? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में हमने बात की इसमें कहीं पर भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किए हो सकते हैं। सॉरी सर, बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाया आपसे और वो फटाफट भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया आपके साथ, लेकिन चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। राजेश हमारे साथ बने हुए। इनफैक्ट इस छोटे से ब्रेक के बाद तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। क्रेडिट पॉलिसी में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उससे पहले और जो आउटकम आएगा उसके बाद क्या रिएक्शंस हैं, ये सब जानेंगे। देवोपम चौधरी, डीके जोशी, वीके शर्मा, भूपिंदर नैयर, आरके ठक्कर यानी कि देना बैंक और ओबीसी के जो ईडीज हैं, ये सब हमारे साथ जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।